हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे मानव प्रजनन पढ़ने के बाद जनन स्वास्थ्य के बारे में कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जननांगों की स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य को पढ़ने के साथ साथ हमने सीखा था कि जैसे ही हमने जनन स्वास्थ्य में सुधार किया तो अचानक से जनसंख्या का विस्फोट हो गया इस पूरी दुनिया में। और हम दूसरे लेक्चर में ये डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे कि किस प्रकार से हम इस जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रण में ले सकते हैं, कर सकते हैं। जहां पे मैंने आपको सिखाया था कि नियंत्रण की कई विधियां हैं, जहां पे हम गर्भ निरोधक कई युक्तियां हम अपनाते हैं, जिसमें से एक युक्ति जो परंपरागत थी, जो प्राकृतिक युक्ति थी, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात कर लिया था। जहां पे हमने सीखा था कि कैसे ताल विधि द्वारा या कैसे मैथुन भंग करके, या तीसरा हमने सुना था कि जैसे स्तनपान अनार्तों की स्थिति में, वहां पे ये 3 ऐसी स्थितियां थी जहां पे गर्भधारण की परिस्थितियों को रोका जा सकता था। लेकिन हमने ये भी सीखा कि जो प्राकृतिक विधियां थी उनके फेल होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। कभी कभी छोटी सी गलती से, छोटी सी मिस्टेक से नर या मादा के वहां पे गर्भधारण हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो हमने प्राकृतिक विधियां कर ली थी। आज हमें पढ़ना है प्राकृतिक विधि के अलावा जो दूसरी विधि थी, जिसे हम बोल रहे थे अवरोधी विधि, या कोई अवरोध पैदा करना। नाम से पता चल रहा है ना कि वहां पे आप प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसा कर रहे थे कि प्रजनन की प्रक्रिया ना हो। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप कुछ ऐसा करेंगे कि अवरोध उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए बच्चे? अवरोध उत्पन्न हो जाए। आइए देखते हैं कि कैसे ये अवरोध विधि काम करती है ना। तो दूसरी विधि हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हम अभी बात करेंगे मेनली अवरोधी विधियों के बारे में। अवरोधी विधि या बैरियर मेथड, देखते हैं क्या है। नाम से पता चल रहा है कि आप क्या करेंगे, कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न कर देंगे। और ये सब विधियां बहुत आसान है, आप इनके बारे में काफी कुछ सुन चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं बस नाम लेता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सामान्य सा परिचय देता जाऊंगा, और हम लोग फटाफट ये हिस्सा कर लेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में इसके ऊपर बहुत विशेष, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। जिनके बारे में जितना दिया है उतना मैं सिखाऊंगा, है ना बच्चे। जैसे जब भी हम बात करते हैं अवरोधी विधियों की, तो अवरोधी विधियां बहुत सारी हैं। मानव जनन अवरोधी युक्तियां बहुत से प्रकार की हैं। कुछ विधियां नर के लिए, मादा के लिए उपयोग में ली जाती है। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को बारे में डिस्कस करेंगे इन विधियों में कि कौन कौन से अवरोधी विधियां हैं, और देखेंगे कौन सा नर यूज कर रहा है, कौन सा मादा यूज कर रहा है। इस तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे। जैसे अवरोधी विधियों में मैं बात करूं तो जो सबसे पहली विधि है, मैंने बताया बहुत सारी है, तो हम ना 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। कॉन्डोम के द्वारा आप क्या करते हैं, यहाँ पे अवरोध उत्पन्न करते हैं। कॉन्डोम के बारे में जनरली हमारे एज के, आपके एज के, हमारे का मतलब जिस एज में हम लोग हैं, सामान्यतः सब लोगों को पता होता है। और आपको हमने शुरू से बताया है कि सरकार गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलके हमें जागरूक करने की कोशिश करती रहती है। यही रीजन है कि जब भी आप टेलीविजन पे देख रहे हैं, या आप कोई वेब सीरीज के लिए आप कोई स्पेसिफिक ऐप्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कॉन्डोम्स के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं, है ना। कॉन्डोम जनरली होता क्या है, जरा देखिए। रबर या लेटेक्स का बना हुआ एक पतली झिल्ली के जैसा आवरण है ना, पतला पॉलीथीन के जैसा एक ट्रांसपेरेंट भी, ये क्या है, एक आवरण है पतला सा, जो क्या है, यह नर व मादा युग्मक मिलने में अवरोध उत्पन्न करता है। ये क्या करता है बच्चे? बैरियर। नाम पहले ही बताया था ना मैंने, क्या था ये? अवरोधी विधियां, बैरियर मेथड। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्डोम्स के बारे में ना। ये अगर मैं संरचना बनाऊं तो आपकी पुस्तक में इसकी संरचना भी बनी हुई है। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है कॉन्डोम्स की, जिसमें आगे की तरफ एक ऐसी घुंडी जैसी संरचना होती है, और मेल पुरुष का जो सिशन है, उस सिशन के ऊपर इससे कवर कर लिया जाता है। ये बाजारों में मिलता है, दुकानों के ऊपर, मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जनरली अवेलेबल होता है।
ये लेटेक्स का है जिसमें मेल के पेनिस के समान संरचना बनी हुई है। और ये जब मेल अपने पेनिस के ऊपर, अपने सेंसेशन के ऊपर ये कॉन्डोम लगा के मैथुन प्रक्रिया करता है तो वीर्यसेचन से जो वीर्य है वो योनि के अंदर जा ही नहीं पाता, और जब वो योनि के अंदर जाएगा नहीं तो निषेचन नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा। यस और नो? आजकल मार्केट में ये वाला जो है ये है नर कॉन्डोम। आजकल मार्केट में फीमेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे क्या होता है, एक सिरा खुला होता है और एक सिरा बंद होता है। तो मादा अपनी योनि के अंदर जो सर्विक्स थी, सर्वाइकल ग्रीवा के अंदर, गर्भाशय ग्रीवा के अंदर, योनि से लेकर गर्भाशय ग्रीवा में इसको सेट कर लेती है। तो अगर पेनिस के द्वारा इसमें वीर्य सेचन होता भी है तो वीर्य यहाँ इकट्ठा हो जाता है, इसके आगे नहीं जा पाता, जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया रुक गई। यहाँ पे क्या हुआ, वीर्य यहीं कलेक्ट हो गया, इसके आगे नहीं जा पाया। तो कुल मिला के आपने क्या कर दिया, अवरोध उत्पन्न कर दिया है। आपको बताऊं, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली जो विधि है, जो गर्भ निरोधक के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो यही विधि है कॉन्डोम के द्वारा। ये वन टाइम यूज होता है, उपयोग किया फेंक दिया। दूसरा, यह नर अथवा मादा खुद ही उपयोग में ले सकते हैं। इससे क्या होता है, जो मेल या फीमेल हैं उनको किसी की हेल्प जरूरत नहीं पड़ती, मेडिकल सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसलिए ये एक ऐसी विधि है जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। आप चुपचाप देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, लोग ना अब तो थोड़े से लोग ओपन हो गए, पहले लोग बड़े झिझकते जाते थे मेडिकल स्टोर, बोलते थे भाई साहब दे दीजिए, है ना। अब जिस मेडिकल स्टोर से भाई साहब रोज लेते थे वो समझ जाते थे क्या मांग रहे हैं, वो दे देते थे। इससे क्या होती है कि आपकी प्राइवेसी, एक तरीके से जो आपकी प्राइवेसी है वो बनी रहती है, आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आपको इससे बहुत सारे फायदे हैं। ये प्रजनन को तो रोक ही रहा है, साथ ही साथ ये यौन संचारी रोगों से भी आपकी रक्षा कर रहा है। मतलब मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में अगर कोई इन्फेक्शन, कोई संक्रमण आ सकता था, उसको भी ये रोकता है। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडोम गर्भ निरोधन के साथ साथ यौन संचारी संक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है ये? सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दुनिया में सर्वाधिक उपयोग वाली विधि जो है वो क्या है, कॉन्डोम मेथड ही है ना। पहले मेल के ही आते थे, अब फीमेल के कॉन्डोम्स भी आने लगे। तो ये पहला मेथड हो गया। रबर या लेटेक्स का बना हुआ झिल्ली के जैसे एक पारदर्शी आवरण होता है, जिसके ऊपर पहले से ही थोड़े से जो फ्रिक्शन, घर्षण कम करने वाले लुब्रिकेंट्स लगे होते हैं, और इसकी मदद से प्रजनन करने से अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे नर व मादा के जो युग्मक हैं वो एक साथ मिल नहीं पाते और निषेचन नहीं हो पाता। यहाँ था, ये नर था, ये मादा का है। दोनों का डायग्राम आपके पुस्तक में दिया गया है। ये एक विधि हो गई। दूसरी सुनिए, यहाँ पे क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट कैप। हाँ, ये इतनी चीजें आपके पुस्तक में दी है। सर्वाइकल, चौथा वॉल्ट। डायफ्राम जो है कुछ इस तरीके से एक वलयी संरचना है जो मादा योनि में उपयोग किया जाता है। मादा की योनि के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। ऐसा लिख रहा है आपको, कटोरी सा दिख रहा है, खाली जगह, ये अंदर वैकेंट स्पेस है। जब ह्यूमन स्पर्म इजैकुलेट करता है तो वो स्पर्म इसके अंदर रह जाते हैं। यहाँ पे ये योनि द्वार से आगे की तरफ, मतलब गर्भाशय ग्रीवा से आगे गर्भाशय के अंदर जाएंगे, तब जाके ये जाएंगे फेलोपियन नलिका में। यस और नो? अंडवाहिनी के अंदर, वहां तक जा ही नहीं पाते, यहीं पे निपट गए। तो ये हो गई वलयी संरचना, जिसे हमने क्या बोल दिया, डायफ्राम।
दूसरा बोल रहे हैं सर्वाइकल कैप, इसका भी फोटो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। सर्वाइकल कैप ऐसा है, छोटे बच्चों की निप्पल होती है ना, उस निप्पल के जैसा होता है ऐसा। ये योनि के अंदर जो गर्भाशय ग्रीवा है, जो सर्विक्स रीजन था, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आपको समझने में आराम रहेगा। अगर मैं जो बता रहा हूं चीजें ये आप समझ पाओगे, मैं यहीं पे बता पाऊंगा फटाफट भी। ये ऐसा लगा दिया। अब अगर स्पर्म यहाँ पे आएगा भी तो स्पर्म इसी कटोरी के अंदर रह जाता है, अंदर आगे नहीं जा पाता। अब दूसरा क्या बताया मैंने, सर्वाइकल कैप, वो देखो कैसा है, वो बिल्कुल इसके दीवार पे ऐसा। अब अगर यहाँ पे स्पर्म आया भी, वो स्पर्म मूव करके आगे भी गया तो आगे जाके वो स्पर्म इसी के अंदर अटक जाते हैं, वो इससे आगे नहीं बढ़ पाते। आया समझ में, वो स्पर्म अब इससे आगे नहीं बढ़ पाते। ये हो गया सर्वाइकल कैप। वॉल्ट, वॉल्ट भी सर्विक्स के ऊपर ही लगने वाली एक छोटी सी, ये छोटी मतलब जैसे ये थोड़ी बड़ी है। वॉल्ट का डायग्राम आपके बुक पे दिया है शायद, आइडिया नहीं, चलो मैं बना ही देता हूँ। जैसा ये है ना डायफ्राम, वैसा ही है, बस ये डायफ्राम ये वाला जो था वो योनि में लगाते हैं, और ये जो है ये लगाते हैं ये भी ग्रीवा नलिका में, सर्विक्स के अंदर। अब आप समझ रहे हैं, ये तीनों ऐसे ओपन स्पेस हैं, यहां से स्पर्म आएगा, स्पर्म आता है और स्पर्म इसके अंदर ही फंस के रह जाता है, स्पर्म आगे जा ही नहीं पाता, ये ऐसा। क्लियर है? तो ये सर्वाइकल कैप हो गया, ये वॉल्ट हो गया। सर्वाइकल ये क्या है, ये गर्भाशय ग्रीवा में, गर्भाशय ग्रीवा में उपयोग होने वाली नलिकाकार संरचना है, जिसके अंदर स्पर्म रह गया। ये क्या है, ये भी गर्भाशय ग्रीवा में। चलो अब एक सवाल बना देंगे आपसे वो लोग, वो पूछेंगे बताइए इसमें जो आपने ये यहाँ पे लिखा है, जो पढ़ा है, इसमें से गर्भाशय में यूज होने वाली कौन सी हैं, योनि में यूज होने वाली कौन सी है, आंसर कर दोगे। देखो ये गर्भाशय ग्रीवा में, ये भी गर्भाशय ग्रीवा के शुरुआत में उपयोग किया जाता है। बस इतना बहुत है, क्योंकि आपसे बस नाम पूछा जाएगा कि कौन कौन से अवरोधी विधियां हैं, कौन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये भी मैंने बता दिया। ये गर्भाशय ग्रीवा, ये गर्भाशय ग्रीवा, ये योनि, एक सेकेंड खुद ही दिख जाए, ये योनि में, ये गर्भाशय ग्रीवा में, ये भी कहाँ पे, गर्भाशय ग्रीवा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? और सुनिए यहाँ पे, ये भी क्या है, यह मादा द्वारा खुद लगाया जा सकता है। आपको बताऊंगा, आप हंसोगे। जैसे फीमेल्स के देखते हैं ना, उनके पर्स के अंदर बहुत सारे डब्बे होते हैं जिनमें उनमें मेकअप का सामान रखा होता है, ऐसा ही ये है। महिलाओं के बैग के अंदर वो आराम से, जैसे लेंस रखते हैं ना लोग, देखा है छोटे छोटे डब्बे, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर से डब्बों में, पता भी नहीं चले किसी को, जिसने ना देखा कि ये है क्या, वो अपने पर्स में रखो। वहां से जब आप मैथुन प्रक्रिया कर रहे हो और आप चाहते हो कि सगर्भता ना हो, गर्भ निरोधक पे जो सगर्भता की संभावना कम हो जाए, गर्भ निरोधन करना चाहते हो, तो आप इनको इस्तेमाल करिए, आपको इसके लिए भी कहीं पे किसी डॉक्टर के पास, नर्स के पास नहीं जाना है, ये भी आप घर पे खुद ही लगा सकते हैं। तो मादा के द्वारा ये खुद लगाया जाता है। और सुनिए दूसरा, इसके अंदर जो है ना, ये तीनों डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट, इनके अंदर पाया जाता है, इनके अंदर शुक्रनाशक, स्पर्मिसाइडल फोम या जेली उपयोग किया जाता है। मतलब इसके अंदर
यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे फोम या जेली यूज कर लेते हैं, जो पहले से ही क्या होता है, शुक्राणुनाशक। यहाँ पे जेली अंदर से लगी हुई है, जो भी स्पर्म आएगा खत्म, यहाँ पे जेली लगी हुई है, जो भी शुक्राणु अंदर आए खत्म, यहाँ पे जेली लगी हुई। तो यहाँ पे जेली यूज की जाती है, जो क्या होती है, जो शुक्रनाशक होते हैं, शुक्राणुओं को मार देते हैं। क्लियर? मादा द्वारा लगाया जा सकता है, शुक्रनाशक जेली का उपयोग किया जाता है। यह कई बार उपयोग हो सकता है, जैसे कॉन्डोम क्या था, एक बार यूज किया फेंक दिया, ये एक बार यूज किया, फिर से उसके अंदर जेली लगाया, उसे जेल से वॉश किया, फिर डब्बे में रखा और पर्स में रख के घूमना शुरू, ऐसा वाला है। यह कई बार उपयोग किया जा सकता है। अब मतलब उनके ऊपर उनका एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि कितनी बार यूज कर सकते हैं आप, उतनी बार आप यूज किए, कई बार उपयोग किया जा सकता है ना। उस पर मेंशन होता है कि आप उसे कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक बार इस्तेमाल होने के बाद वो कितने दिन तक एक्सपायर नहीं होगा, आप उतने दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये भी हम खुद, मतलब महिलाएं खुद लगा सकती हैं, कॉन्डोम भी महिलाएं खुद लगा सकती हैं, फिर भी कॉन्डोम सर्वाधिक क्यों उपयोग में लिया जाता है, कॉन्डोम का उपयोग सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों है, ये इसका उपयोग क्यों नहीं है, ये भी तो आप घर पे खुद से लगा सकते हैं, और ये तो और अच्छा है, एक बार लेके आओ कई दिन इस्तेमाल होगा। बच्चे, महिलाओं के अंदर ये लगाने के बाद महिलाओं को कभी कभी कुछ संक्रमण या कुछ उनको अजीब सी इरिटेशन, थोड़ा अटपटा सा लगेगा, अनकंफर्ट फील होगा वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी अनकंफर्ट होती है। कभी कभी इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से कुछ महिलाओं का जो मासिक धर्म है वो अनियमित हो जाता है ना। इनसे कुछ कभी कभी उनको क्या होती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, कुछ पार्श्व प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए ये सेल्फ यूज़ होने वाले हो के भी वो खुद यूज़ कर सकते हैं, खुद लगा सकते हैं, फिर भी इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। अवरोधी विधियों में ही अगली क्या है, अंतः गर्भाशयी युक्तियां, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, इसीलिए इसे शॉर्ट में आईयूडीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इन्हें आईयूडीज बोला जाता है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। सामान्य रूप से बच्चों ये युक्तियां प्लास्टिक या धातु अथवा कभी कभी दोनों के संयोजन से बनाई जाती है। क्या बोल रहे हैं, कभी ये प्लास्टिक की बनाई जाती है, कभी धातु की बनाई जाती है, कभी दोनों के संयोजन से बनाई जाती है। काम क्या है इनका भी, यह युक्तियां नर व मादा युग्मक के मिलने में ये भी क्या पैदा करती है बेटा, अवरोध उत्पन्न करती हैं। कैसे करती हैं, अब वो बात देखते हैं, है ना। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस में जो आईयूडीज होती हैं वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। जरा देखिए, जो अंतः गर्भाशय युक्तियां हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, आईयूडीज। ये नाम याद रख लेना, हिंदी मीडियम में भी ये नाम देके पूछा जा सकता है डायरेक्टली, आईयूडीज। क्लियर है। ये आईयूडीज 3 प्रकार की होती हैं। अक्रिय आईयूडी लिख दे रहा हूं, मतलब आईयूडी समझ गए ना, इसका पूरा नाम कैसे लिखेंगे, अक्रिय अंतः गर्भाशय युक्तियां, है ना, बट वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप अक्रिय आईयूडी से समझ जाइएगा। दूसरा होती हैं कॉपर स्रावी आईयूडीज। तीसरी होती हैं हार्मोन स्रावी आईयूडीज। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है बच्चे आपके लिए, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि आप इसके बारे में जाने कि कौन कहाँ किस में आता है। आपके एनसीईआरटी में कुछ नाम दे रखे हैं, उसमें से आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि इसमें से कौन हार्मोन स्रावी है, कौन कॉपर स्रावी है, कौन अक्रिय है। तो इन तीनों के अंदर कौन कौन आते हैं ना, वो नाम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अक्रिय है, अक्रिय का मतलब ना ये होता है नॉन मेडिकेटेड, औषधि रहित। इसमें कोई दवाई ववाई नहीं होती है ना, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ऐसा हथियार यूज़ हो रहा है, नहीं, ये औषधि रहित आईयूडीज होती है। ये भी पूछा जाता है, ये भी नाम पूछ सकते हैं वो अक्रिय की जगह पे। ये देखिए, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है लिपस लूप। एग्जाम्पल याद कर लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन किसके अंदर आता है, इसका एग्जाम्पल है
लिपस लूप, नाम से पता चल रहा है कुछ लूप वाली संरचना है। ये जनरली प्लास्टिक की बनी हुई एक ऐसी संरचना होती है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे कोई दवाई वही नहीं है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि वो युक्ति यूट्रस के अंदर लगा दिया है तो कुछ बहुत अच्छा चमत्कार कर, कुछ नहीं। बस ये क्या करती है, जैसे स्पर्म आता है ना, स्पर्म के मतलब ये योनि से फिट कर दिया जाता है। ऐसा स्पर्म आता है तो स्पर्म इस पे लूप के ऊपर ही, लूप उसको एक मीडियम देता है जिसके लूप के ऊपर ही घूमना शुरू कर देता है। तो स्पर्म क्या करता है, लूप पे घूमता रह जाता है, घूमता रह जाता है, मतलब यहीं पे घूम घूम के उसकी एनर्जी खर्च हो जाती है, वो आगे नहीं जा पाता। बहुत सामान्य सी बात है ना। इसके ऊपर बस स्पर्मिसाइडल शुक्राणु नाशक, इसके ऊपर भी क्या लगे रहते हैं, कुछ ऐसे केमिकल लगे होते हैं। यहाँ से कोई मेडिसिन नहीं निकल रही, यहाँ पे बस इस पे शुक्राणु नाशक केमिकल लगे होते हैं, जो शुक्राणु इसके ऊपर ही घूमते रहते हैं और उस केमिकल से टच में आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो बस आपको क्या याद करना है बेसिकली कि अक्रिय या औषधि रहित में कौन कौन से आ गए, लिपस लूप आ गया, प्लास्टिक की बनी एक लूप होती है, बात खत्म। कॉपर स्रावी, या यहाँ पे हिंदी में इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो इसको बोला जा सकता है तांबा मोचक, तांबा मोचक आयोडीज, जहां से तांबा निकलता है। और इसके एग्जाम्पल बड़े फेमस हैं, आप लोग जानते भी होंगे। कॉपर टी सबसे ज्यादा तो यही फेमस है, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। ये क्या करना है, ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसमें यहाँ पे होता क्या है, नाम से पता चला तांबा मोचक। ये जब गर्भाशय के अंदर इन युक्तियों को उपयोग में लेते हैं, जब इन्हें लगाते हैं गर्भाशय के अंदर, तो गर्भाशय के अंदर इनसे, इन युक्तियों से क्या होता है, तांबा निकलता है, कॉपर आयन का श्रावण होता है, इनसे ये सिक्रीट होता है। क्योंकि इनके ऊपर नाम है ना, इनके ऊपर ऐसे ही इनके साथ केमिकल जुड़े हुए हैं कि उन केमिकल से क्या निकलता है, यहाँ पे कॉपर निकलता है, इनका श्रावण होता है, तांबा का श्रावण होता है। ये करता क्या है जरा देखिए, कॉपर आयन शुक्राणु गति मंदक होता है। कॉपर आयन क्या होता है, गति का मंदक, मतलब ब्रेकर की तरह काम करता है स्पर्म के लिए। तो स्पर्म के तो पहले ही एनर्जी चाहिए, ज़्यादा खर्च हो जाती है, और आपको बताया था इतने सारे बनने के बाद भी वहाँ 200 से 300 जा रहे थे, यस और नो। तो ये क्यों, उनकी स्पीड को क्या कर देता है, घटा देता है। वो चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बैरियर बन गया है जिसकी वजह से इनकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। शुक्राणु गति मंदक होता है, शुक्राणु की गतिशीलता घटा देता है, जिससे जो शुक्राणु तेजी से जल्दी से पहुंचने चाहिए थे वो पहुंचते नहीं, वो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे चलने की वजह से रास्ते भी खत्म हो जाती है, और ये शुक्राणु पहुंच ही नहीं पाते हैं अंडवाहिनी तक, जिसकी वजह से निषेचन नहीं होता। यह स्पष्ट हो गया। अब आइए देखते हैं हार्मोन स्रावी। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे 2 चीजें आपको लिखनी है, कॉपर टी, एक तो आपके में एलएनजी दिया है, दूसरा प्रोजेस्टेरोड दिया है। 2 एग्जाम्पल देने हैं ना आपके एनसीईआरटी में, हाँ, प्रोजेस्टेरोड और एलएनजी, ठीक है। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे क्या निकल रहा है भैया, हार्मोन का स्रावण हो रहा है ना। इसमें एग्जाम्पल हैं 2, प्रोजेस्टेरोड एलएनजी 20, 2 नाम इसमें याद रखने हैं, प्रोजेस्टेरोड और एलएनजी 20। ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ से हार्मोन, यहाँ से क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है क्या करेंगे, ये हार्मोन का स्राव करेंगे। ये हार्मोन क्या करते हैं पता है, ये हार्मोन जो हमारी गर्भाशय की अंदर की दीवार थी ना, एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम के अंदर चेंज करते हैं, और जो सर्वाइकल कैनाल थी, जो गर्भाशय की ग्रीवा के अंदर जो कैनाल थी, जो रास्ता था, उस गर्भाशय ग्रीवा के रास्ते में श्लेष्म बना देते हैं। क्या कर देते हैं, श्लेष्म। तो ये हार्मोन क्या करेंगे, ये तो पहले गर्भाशयी ग्रीवा में श्लेष्म बना देंगे, दूसरा गर्भाशय ग्रीवा में श्लेष्म बना दिया, दूसरा क्या किया इसने, श्लेष्म बनाने के बाद इसने अंडोत्सर्ग रोकता है, ये एग भी नहीं निकलने देता, अंडोत्सर्ग रोकता है, और अंतर रोपण भी रोकता है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को रोकता है। तो मान लीजिए क्या कर रहा है, श्लेष्म बना दिया पहले, श्लेष्म के वजह से योनि से गर्भाशय के अंदर शुक्राणु जा ही नहीं पाया, नहीं जाएगा
नहीं होगा निषेचन। कुछ थे क्रांतिकारी, वो इस श्लेष्म को पार कर गए, चले गए, चलो गए तो आगे गए तो उनको चांसेस है कि अंडे ही नहीं मिले। जब अंडे ही नहीं तो निषेचित किसको करोगे, वो भी कहानी खत्म। या हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो हमारी गर्भाशय की दीवार है जहां पे अंतररोपण हो रहा था, उस दीवार की ऐसी स्थिति होगी कि उस दीवार के अंदर अंतररोपण नहीं होगा, तो कुल मिलाजुला के निषेचन नहीं होगा। आप बेसिकली बच्चों, बेसिकली आपको एग्जाम्पल्स याद करने भी है। आप ना अक्रिय में या औषधि रहित में कौन सा है इसका एग्जाम्पल, आप लोगों को मेनली एग्जाम्पल वाली बातें होंगी, है ना। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये किस में कौन सा आता है। कॉपर टी, और ये आ गया यहाँ पे कॉपर वाला, और ये हो गया हार्मोन वाला। तो इसमें से कौन हार्मोन वाला है, कौन कॉपर, और ये ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। चलो बच्चों, तो ये हो गया हमारा आईयूडी की टेक्निक। आईयूडी की कहानी भी खत्म। अब हम दूसरी टेक्निक की बात कर रहे हैं। जो दूसरी टेक्निक है उसमें है गोली के द्वारा, है ना। महिलाएं जो हैं वो ओरल कॉन्ट्रसेप्शन के द्वारा गोलियां खा के अपने आप को, अपनी बॉडी के अंदर जननांगों को ऐसे एक्टिवेट करती हैं गोलियां खा के कि वहां पे जनन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी देखिए। यहाँ पे क्या उपयोग किया जाता है, ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव, गोलियां खाई जाती हैं। देखो गोलियां जनरली 4 प्रकार से काम करती हैं, 3-4 प्रकार मेन है गोली विधि। ये जो गोलियां है ना, ये जो गोलियां हैं, गोली सामान्यतया हार्मोन संयोजन से बनाई जाती है। यहाँ पे गोलियां कैसे बनाई जाती है सामान्यतः, हार्मोन के संयोजन से। यहाँ पे 2 हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन या कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन, दोनों का कॉम्बिनेशन भी है ना। कभी कभी आप ये अकेले भी दे सकते हो और ये कॉम्बिनेशन भी इनके द्वारा बनाया जाता है। ये बेसिकली ये जो हार्मोन है वो 4 काम कर रहे हैं। क्या क्या जरा देखिए पहला, और आप देखिए इनके जो काम है इससे रुकना ही रुकना है। हमने कुछ काम पहले भी पढ़ लिया हार्मोन वाला। पहला क्या, ग्रीवा नलिका में श्लेष्म का स्राव, लो म्यूकस बन गया, वहां पे म्यूकस प्लग, श्लेष्म का स्राव हो गया। दूसरा गर्भाशय दीवार अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाना, अनुपयुक्त, कि मतलब वहां पे अंतरोपण हो ही नहीं सकता, दीवार को ऐसा मोटा बना देते हैं। तीसरा, 2 बना दिया मैंने। तीसरा, हाँ, अंडोत्सर्ग रोकते हैं। ये एग ही नहीं निकलने देते, हमने पहले भी पढ़ लिया बच्चा, वो सेम है। यहां पे भी तो हार्मोन ही थे, तो गर्भाशय ग्रीवा में श्लेष्म, अंडोत्सर्ग और अंतरोपण वही लिख रहा हूं। यहां पे भी हार्मोन है तो हार्मोन वही काम कर रहे हैं यहां पे भी। चौथा, शुक्राणु मंदक, और शुक्राणु का भक्षण बढ़ा देते हैं, मतलब इनका फैगोसिटिस बढ़ा देते हैं, इनका भक्षण बढ़ा देते हैं, इनको जल्दी जल्दी खाया जाने लगता है। ये हो गई कहानी भैया किसकी, कि ये कैसे काम कर रहे हैं, जो हार्मोन है वो कैसे काम कर रहे हैं जो गोली खाते हैं। अब ये काम करने के लिए जो गोलियां बनाई गई, आपने सुना होगा बहुत सी गोलियां थी, जिसमें एक गोली थी मालाडी, है ना, नाम सुने ना आप लोगों ने। आजकल तो कम होता है इसका यूज। जैसे ये जो गोलियां बनाई गई वो थी मालाडी। अब ये जो गोली है आपके एनसीईआरटी में लिखा है, आपके बुक में लिखा है मालाडी के बारे में, इसलिए बताता हूं। ये गोली आपको 21 दिन खानी पड़ती है। जैसे ही श्रावण बंद हो, जैसे ही
क्या हो, ऋतुस्राव बंद होता है तो एक आर्तव चक्र के 5वें दिन से सामान्यतः 5वें दिन से लेके आपको लगातार 21 दिन खाना है। मतलब आपको 21 दिन ये गोलियां लगातार खानी हैं, तब जाके आपके शरीर के अंदर हार्मोन का प्रॉपर ऐसा काम होगा कि ये वहां पे जाके आपके ये 4 पीछे जो मैंने लिखा था ये कार्यक्रम करके निषेचन की प्रक्रिया को अवरुद्ध करेंगे, रोकेंगे, है ना। तो महिलाओं के लिए ये काम भी बड़ा टेढ़ा था। डेली एक गोली खाओ, डेली एक गोली खाओ, है ना, डेली एक गोली खाओ। फिर क्या होता देखो, अब क्या हुआ कि आपने इतने दिन खाया, आपके अंदर पुटिका नहीं बढ़ेगी, बाकी सब चीजें ठीक है। फिर आप गैप करोगे, आपको बोला जाता है कि 1 हफ्ते छोड़ दो। इसके बाद आपको 1 हफ्ते छोड़ना पड़ता था, 1 वीक का गैप, 1 सप्ताह का गैप, और फिर वही 21 दिन तक फिर खाओ। जैसे ऋतुस्राव स्टार्ट होगा, गैप करते ही क्या होगा, ऋतुस्राव होगा, आर्तव चक्र शुरू होगा, फिर से ये नया आर्तव चक्र शुरू होगा, और फिर वहां पे भी जैसे ऋतुस्राव हो जाए फिर 21 दिन खाओ। तो ऐसे लगातार गोलियां खानी पड़ती थी। हाँ, काम ये करता था, अपने समय में ये बहुत हिट था। और आपको बताऊं, अभी ये जो गोली विधि है ये दूसरी सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। ये द्वितीय सर्वाधिक उपयोग में आने वाली विधि है। ये दूसरी विधि है जो सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। वो पहली थी, ये क्या है, पहला क्या था, कॉन्डोम, ये दूसरी विधि है। अब लोगों को परेशानी होती थी, इस वजह से क्या हुआ, हमारे लखनऊ बोलते गर्व इसलिए होता है भैया क्योंकि हम तो उधर ही के हैं, है ना। लखनऊ में IDRI, इंडियन ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक गोली बनाई जिसे हम बोलते हैं सहेली। देखा होगा, हेमा मालिनी जी ऐड करती हैं टीवी पे। यहां पे भी क्या है, यहां पे भी यही हार्मोनल कॉम्बिनेशन है ना। लेकिन यहां पे ये ऐसा बनाया गया है, इसको ऐसा डेवलप किया गया है IDRI लखनऊ के द्वारा कि ये वंस इन अ वीक पिल है। एक सप्ताह एक गोली, कि महिलाओं के लिए बड़ा आराम हो गया। उन्हें अब बार बार रोज गोलियां नहीं खानी है, 1 सप्ताह में 1 गोली खाना पड़ता है बस। सहेली का यूज करके वो 1 सप्ताह में 1 गोली खा के उनका काम आराम से चल जाता है। समझ में आया। तो ये हो गई गोली विधि। क्लियर बच्चे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, कॉन्डोम पढ़ लिया, हमने डायफ्राम वॉल्ट सर्वाइकल कैप पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया गोली विधि। इसके अलावा है, अब तो हमें सिर्फ लास्ट वही पढ़ना है, शल्य विधि, ऑपरेशन। वो भी पढ़ लेते भैया। अवरोध वाली बात हो गई। अरे अवरोध वाली बात हो गई ना। अवरोध मतलब बैरियर क्रिएट करना। आप बैरियर बना के दोनों को मिलने नहीं दे रहे थे। अब आप पढ़े ना शल्य विधि। शल्य मतलब पूरा ऑपरेशन ही कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेशन। इसे बंधीकरण भी बोलते हैं, बंधीकरण। इसमें क्या होता है जरा देखिए, नर जननांग की अगर आपको संरचना याद है तो टेस्टिस था, क्लियर है, याद है, टेस्टिस से निकलता था ये स्पर्म लेके जो जाता था, याद है। यहां पे फीमेल की बात करूं
फीमेल में भी आपको याद होगा एक ऐसी पाइप थी। ऐसे थी पाइप बच्चे। ये बीच में हो गया हमारा गर्भाशय। यहां से आपको पता है अंड कोशिका जो निकलती थी, यहां से जो अंड कोशिका निकलती थी, ये आया अंड कोशिका। उस अंड कोशिका को लेके जाते यहीं से थे, अरे हाँ या ना। और यहां पे कहीं पे निषेचन होता था। यहां पे जो स्पर्म बनता था वो स्पर्म शुक्राणु जाता यहीं से था, यस और नो। तो हम क्या करते हैं ना, यहां पे जो बंधीकरण है, बंधीकरण में दो विधियां हैं, नर व मादा दोनों का किया जा सकता है। नर व मादा दोनों का किया जा सकता है, जिसमें जो नर है, इस नर के अंदर इस नली को काट दिया जाता है। ये इस नली को बीच से ही ऑपरेशन के द्वारा क्या करते हैं, वृषण के ऊपर एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर के आसपास का एक कट लगाता है डॉक्टर साहब, और उनको पता होता है कि कहाँ पे ये नलिका मिलेगी वृषण पे। वो इसको खोलते हैं, इसको काट देते हैं और काट के धागे से इसको बांध दिया जाता है। लो, ये अब स्पर्म जो है जाएगा ही नहीं, यहां से स्पर्म आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने काट भी दिया, बांध भी दिया। लो, अब आपने किया क्या, शुक्रवाहक नलिका को काटा, बांध दिया, तो शुक्राणु कभी शिशन तक पहुंचते ही नहीं। और शुक्राणु शिशन तक नहीं पहुंचते हैं तो कभी भी जो प्रजनन है वो हो ही नहीं सकता। नर जननांग के अंदर इस क्रिया को हम बोलते हैं नसबंदी, बंदीकरण, या इसी को क्या बोलते हैं, नसबंदी भी बोलते हैं। यहां पे वासा इफ्रेंसिया कटी है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी बोलते हैं, है ना। नाम याद करने के लिए कर सकते हो कि वैसेक्टो क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया ये क्या है, ये वासा डिफरेंशिया ही, अगर आपको याद है तो, यस और नो। वासा डिफरेंशिया के वजह से इसे आपने बोल दिया वैसेक्टोमी। यहां पे फीमेल के अंदर भी सेम प्रोसेस, फीमेल के अंदर इसको काटा, बांध दिया, इसको काटा, बांध दिया। अब अंड कोशिका ही आगे नहीं आएगी, काटा भी और बांध भी दिया, ये लो, यहां से भी। अब अंड कोशिका ही आर पार नहीं जाती, पार नहीं जाती तो निषेचन नहीं होता। ये प्रक्रिया कहलाती है, यहाँ पे इस नलिका को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसलिए इसे बोलते हैं हम ट्यूबेक्टोमी। है ना, क्यों, क्योंकि ये जो नलिका है ना, इसे आप याद करो तो हम बोल रहे थे फैलोपियन ट्यूब, तो इस ट्यूब के वजह से हमने क्या बोल दिया, फैलोपियन ट्यूब, और ये हो गया वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का बात क्लियर। क्लियर बच्चे। इस तरीके से शल्य विधि के द्वारा भी आप रोक सकते हैं। यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विधि जो है ये अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय मतलब ये वापस नहीं हो सकती, नॉन रिवर्सिबल है। एक बार हो गया तो हो गया। तो आजकल इंडिया में ऐसा ट्रेंड चल रहा है, लोग 2 बच्चे करने के बाद क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही नसबंदी करा लेते हैं ताकि तीसरा बच्चा ना हो पाए। स्पष्ट बच्चे। तो ये कुछ विधियां थी जहां से आप रोक पा रहे थे किसको, गर्भ निरोधन को, है ना। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में 2 छोटी छोटी चीजें और दी गई हैं। एक दिया गया है आपके सिलेबस के हिसाब से, एक दिया गया है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, हाँ, जिसे हिंदी में गर्भपात बोलते हैं। गर्भपात की बात की गई है। वैसे तो गर्भपात भ्रूण हत्या
क्या है, गैर कानूनी है। लेकिन भारत की सरकार, भारत का संविधान कुछ निश्चित परिस्थितियों में एमटीपी की परमिशन देता है ना। बड़े ही स्ट्रिक्ट, कुछ कठोर नियमों के हिसाब से परमिशन मिलती है। और यहाँ एमटीपी के लिए आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है आपके लेवल पे, यहाँ पे जो गर्भपात के लिए बेहतर समय होता है वो होता है 3 महीने तक। 3 महीने तक तो गर्भपात क्या है, सुरक्षित है। अगर कोई करना ही चाहता है तो 3 महीने तक गर्भपात सुरक्षित होता है। 3 महीने के बाद जब अपरा बन जाता है, प्लेसेंटा बन जाता है, तो अपरा बनने से मां और भ्रूण का रक्त संबंध स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है, रक्त संबंध स्थापित हो जाता है। और इस रक्त संबंध के वजह से यहाँ पे अगर जब 3 महीने के बाद अबॉर्शन किया जाता है तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा रहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मादा है, फीमेल है, जो मम्मी है, उसके अंदर से जब एबॉर्शन होता है तो एबॉर्शन होने में वो बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है और ब्लड की कमी की वजह से मादा की डेथ हो जाती है। बच्चे के लिए भी कभी कभी खतरा होता है। वैसे तो आप बच्चे को मार ही रही हैं, तो बच्चा तो मर ही रहा है, लेकिन माता को भी आ जाता है, खतरा हो जाता है। इसलिए जब भी गर्भपात हो, एक तो गर्भपात क्या है, कानूनन अपराध है। लेकिन अगर गर्भपात कभी ऐसा हो गया, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, क्या हो गई बच्चे, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, और अनवांटेड प्रेगनेंसी में जरूरत पड़ गई कि आपको कराना ही पड़ रहा है, तो उस समय हमेशा अनुभवी और प्रशिक्षित डॉक्टर्स के मदद से ही ये प्रक्रिया कराई जानी चाहिए। स्पष्ट है बच्चे, स्पष्ट है बेटा। इसी के साथ हमारा ये अध्याय क्या हो रहा है, आपके बोर्ड के लिए होता है खत्म। आप लोग क्वेश्चंस करिए। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।